जेपी विश्वविद्यालय की ही केवल बात नहीं है, बिहार के तमाम विश्वविद्यालय एक ऐसे कारखाना में परिणत हो गए हैं जिसकी चिमनी से लगातार भ्रष्टाचार का धुआं निकलता है। विश्वविद्यालय में केवल डिग्री बांटने का काम हो रहा है, लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सिवान न्यूज के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर मैं आपका दोस्त रत्नेश एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की भी तैयारियां जोरों पे है। इसको लेकर के आज हम सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एक प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत कुमार जी के साथ हम लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये शिक्षकों के कौन से मुद्दे लेकर के चुनाव मैदान में आ रहे हैं और क्या ये जीतेंगे तो किस किस प्रकार के काम करेंगे। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है सिवान न्यूज के पेज पे। सिवान सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं प्रोफेसर रंजीत कुमार राजनीति विज्ञान विभाग जेपी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूं और वर्तमान में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मैं प्रत्याशी भी हूं। जहां तक मुद्दों की सवाल है, विगत कई वर्षों से मैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 5 जिले इसमें आते हैं, छपरा, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। तमाम जिलों के तमाम शिक्षकों से मैंने व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित किया है और शिक्षकों से ही मैंने उनकी समस्याओं को गंभीरता से जाना है, समझा है, संकलित किया है और उस पर काम भी किया है। 2 तरह के शिक्षक की समस्याएं, एक तो है नियोजित शिक्षक और दूसरे हैं वित्त रहित शिक्षक। नियोजित शिक्षक जो है 2006 में बिहार में तमाम अस्थायी पदों को सरेंडर करा करके नियोजन प्रारंभ किया गया और इस नियोजन को प्रारंभ करने में जो निवर्तमान विधान पार्षद हैं उनकी भी सहमति रही। अब 2006 से लेकर करके 2020 14 साल 15 साल बीत जाने के बाद भी नियोजित शिक्षकों की स्थिति बहुत ही खराब है। उनके जो वाजिब हक हकूक़ हैं आज तक उनको हासिल नहीं हुआ। ना उनको वेतनमान मिला, ना पेंशन की सुविधा है, ना अंतर्जिला स्थानांतरण की सुविधा है, ना कालबद्ध प्रोन्नति की सुविधा है, उनको ना ग्रेच्युटी मिल रहा है और ईपीएफ भी जो मिला है वो आधा अधूरा है। तो कुल मिलाकर करके नियोजित शिक्षकों का पूरी तरह से सरकार शोषण कर रही है और नियोजित शिक्षक पूरी तरह से सरकार के रवैये से नाराज हैं, निराश हैं और आक्रोशित भी हैं। दूसरा है वित्त रहित शिक्षक। वित्त रहित शिक्षकों की स्थिति तो और भी खराब है। 2008 से वित्त रहित शिक्षकों को अनुदान परीक्षा फल के आधार पर अनुदान देने की व्यवस्था की गई, लेकिन दुर्भाग्य से जो डिग्री कॉलेज हैं, अनुदानित डिग्री कॉलेज हैं, उनको मात्र 2010 तक का अनुदान मिला है और जो हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के हैं अनुदानित, उनको 2013-14 तक का मिला है। इसका मतलब हुआ कि अनुदानित डिग्री कॉलेजों को 8 साल 9 साल का अनुदान बकाया है और जो इंटर कॉलेज है उनका 6 साल 7 साल का बकाया है। तो सर, एक प्रकार से ये जो परीक्षा फल आधारित अनुदान देने की नीति है ये पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इसलिए इस मुद्दे पर मैंने लगातार सरकार को लिखा है कि ये अनुदान के बदले अब शिक्षकों को वेतनमान दिया जाए और जो विद्यालय हैं वित्त रहित, तो वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करके उनका अधिग्रहण किया जाए। क्या है कि उसमें जो काम करने वाले शिक्षक हैं अधिकांश अब रिटायरमेंट के भर्ज पर हैं। वर्तमान सरकार ऐसे भी प्रत्येक अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया था, हालांकि ये 5 साल में एक भी अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खुला नहीं। तो सरकार को बैठे बैठाए जमीन, बिल्डिंग और शिक्षक भी मिल जाएंगे और अधिकांश शिक्षक रिटायर हो रहे हैं तो सरकार अपने हिसाब से फिर बहाल भी कर सकेगी। तो सरकार का बहुत मामूली खर्चा होगा। जो अभी अनुदान दे रही है सरकार, उसमें केवल 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उन लोगों को वेतनमान की सुविधा मिल जाएगी। शिक्षक भी एक प्रकार से संतुष्ट हो जाएंगे कि कम से कम रिटायरमेंट के भर्ज पर जो लोग हैं उनको लगेगा कि हमको कुछ मिला। दूसरी बात है कि जो नियोजित टीचर हैं 60 साल तक इनकी सेवा है। आमतौर पर जो सरकारी सेवा का मूल धर्म है कि रिटायरमेंट के बाद आदमी के हाथ में कुछ आवे, पेंशन हो, रिटायर करे तो उसकी एक सुरक्षा हो, आर्थिक सुरक्षा हो। तो 60 साल तक कोई नौकरी करेगा और खाली हाथ घर जाएगा तो आजकल का मालूम है आपके बाल बच्चे भी नौकरी में होंगे, कौन कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई उनकी आर्थिक सुरक्षा नहीं है, कोई आर्थिक भविष्य नहीं है। तो कुल मिलाकर करके जो सरकार की स्थिति है उसके एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि बिहार के जो अपोजिशन है उनके भी एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसीलिए बिहार में न खान है, न खदान है, न कल है, न कारखाना है। तो यहाँ तो जो ह्यूमन सोर्स मेन है वो तो हम लोगों की मन संपत्ति क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, आदमी, व्यक्ति। तो अगर मान लीजिए आपको गुणवत्तापूर्ण बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगा तो वो कंपटीशन में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर करके जो गांव गरीब के बच्चे हैं उनका नुकसान हो रहा है। अभी जो नई सेवा शर्त आज सरकार ने दिया है इसमें भी शिक्षकों के लिए कुछ भी है भी नहीं। तो अगर मान ली यही सेवा शर्त रही शिक्षकों की, कोई भी मेधावी छात्र या छात्रा शिक्षक बनना नहीं चाहेंगे, शिक्षक बनने का ऑप्शन नहीं देंगे।
क्या है कि जो स्थिति है इसमें कुछ है ही नहीं। 20,000, 25,000, 30,000 वेतन मिल रहा है और लोग 300-300, 400-400 किलोमीटर दूर से नौकरी कर रहे हैं, तो उनका यहाँ स्थापना खर्च भी है, तो आधा पैसा तो स्थापना खर्च में चला रहा है इतने अल्प वेतन में। जबकि तमाम शिक्षक तमाम योग्यता रखते हैं, उनके विद्वता उनके पास है, क्षमता है, सब काम करते हैं, राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए सभी काम को करते हैं, लेकिन 14 साल बीत जाने के बाद उनको आज तक राज्यकर्मी का दर्जा भी नहीं मिला है। इतना ही नहीं, बिहार के अलावा देश के किसी भी अन्य प्रांत में हाई स्कूल और +2 के शिक्षक पंचायती राज के अधीन नहीं हैं, और बिहार में पंचायती राज के अधीन शिक्षकों को रखा गया है। ये भी एक प्रकार का अपमान है कि हाई स्कूल और +2 के शिक्षकों को पंचायती राज के अधीन रखा जा रहा है। इसके अलावा 2006 से सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियोजित शिक्षकों के नाम पर सरकार 37,500 रुपया उठाती रही है। 60% केंद्रांश और 40% राज्यांश, 22,500 केंद्र सरकार रुपया देती थी और 15,000 रुपया बिहार सरकार को देना था। कुल मिलाकर करके एक शिक्षक के नाम पे 37,500 रुपया सरकार उठाती रही है, और 2006 में हाई स्कूल और +2 के शिक्षकों को मिलता था 6,000। अब 15 साल के बाद वो बढ़ते बढ़ते हुआ है 27,000, 28,000, 29,000। अब समझिए कि 2006 में इन शिक्षकों के नाम पे, नियोजित शिक्षकों के नाम पे 37,500 रुपया उठा करके 6,000 रुपया तनख्वाह दिया जा रहा था, और इनके वेतन के मद के पैसा से ये साइकिल योजना, पोशाक योजना, लोक लुभावन वोट बैंक की राजनीति चलती रही है। तो इसी से प्रतीत होता है कि सरकार के एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक नहीं है। जिस राज्य में शिक्षक का सम्मान नहीं होगा वो राज्य कभी भी विकास नहीं कर सकता है। और बिहार जैसे राज्य में जहाँ कोई उद्योग धंधा भी नहीं है, वहाँ तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी मिलेगा बच्चों को जब क्वालिफाइड टीचर आएंगे, और क्वालिफाइड टीचर तब मिलेंगे जब उनको आप न्यायोचित वेतन दीजिएगा। तो जब वेतन ही नहीं दीजिएगा न्यायोचित, तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बात ही, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात ही बेईमानी है। क्या लगता है, मतलब सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है? बिहार सरकार जिस तरीके से दावे कर रही है। देखिए, जो इन विद्यालयों में जो शिक्षक अभी काम कर रहे हैं पूरी तरह से योग्य हैं, विद्वान हैं, अपने अपने विषय में निष्णात हैं, लेकिन उनका मनोबल अभी टूटा हुआ है। उनको लगता है कि इतनी मेहनत से हम काम कर रहे हैं, 10 बजे से 4 बजे तक काम करते हैं, इसके अलावा भी सरकार जो काम सौंपती है, ये जनगणना से लेकर पशुगणना तक और चुनाव से लेकर सब काम में, सारे काम में इनकी महती भूमिका है। उसके बावजूद इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार ने मदरसा के शिक्षकों को, संस्कृत के शिक्षकों को वेतनमान दिया है। हम सरकार की इस निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन मदरसा के शिक्षकों और संस्कृत के शिक्षकों की तरह क्या नियोजित शिक्षकों को उनका वाजिब हक वेतनमान और पुरानी सभासद नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। इनकी जो मुख्य डिमांड है, मैंने इस मुद्दे पर कम से कम दर्जनों पत्र सरकार को लिखा है कि नियोजित शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान और पुराना सेवा शर्त दिया जाए, और जो वित्तरहित शिक्षक हैं उनको अनुदान के बदले वेतनमान दिया जाए। ये मुख्य डिमांड है। और साथ में जो मदरसा और संस्कृत शिक्षक हैं उनकी भी कुछ समस्याएं हैं, उन सब के मुद्दों पर मैंने कम से कम 5 दर्जन पत्र बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री को, प्रधान सचिव को, शिक्षा मंत्री जी को, तमाम मुद्दों पर लगातार पत्र के माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराता रहा हूं, और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी शिक्षकों के मुद्दे को मैं लगातार जगाए रखा हूं। एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि आप इतने दिन से लगातार घूम रहे हैं, सारण निर्वाचन क्षेत्र जो भी है इसमें 18 साल से एक ही MLC है, तो क्या लगता है बदलाव होगा इस बार? बदलाव की पूरी संभावना एक वजह है, इसकी वजह भी है। जो निवर्तमान विधान पार्षद हैं वो वर्षों से 3 महत्वपूर्ण पदों पर काबिज रहे हैं। वे माननीय श्री केदारनाथ पांडे जी पिछले 29 साल से माध्यमिक शिक्षक संघ के लगातार अध्यक्ष या सेक्रेटरी रहे हैं बारी बारी से। पिछले 18 साल से वो बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, और विधान पार्षद होने के नाते पिछले 12 साल से, और माननीय मुख्यमंत्री की कृपा की वजह से पिछले 12 साल से वो निवेदन समिति के भी चेयरमैन रहे हैं, जिसके बहुतेरे काम में से एक प्रमुख काम है सरकार को शिक्षा मामले में सलाह देना। इसका मतलब हुआ कि निवर्तमान विधान पार्षद सरकार के सबसे बड़े शिक्षा सलाहकार रहे हैं। उसके बावजूद यदि शिक्षकों की, चाहे नियोजित शिक्षक हों या वित्तरहित शिक्षक हों, उनकी तमाम समस्याएं जस की तस है, तो इसका मतलब है कि उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, उनकी ये विफलता है, और शिक्षक उनसे पूरी तरह से नाराज हैं, आक्रोशित भी हैं। दूसरी बात है, वो अपनी पारी खेल चुके हैं, उम्रदराज हो गए हैं, 80-85 साल उनकी उम्र हो गई है। जो
संघर्ष करने के लिए जो एक उम्र सीमा होती है, उम्र और सेहत दोनों दृष्टिकोण से उस बैरियर को वो पार कर चुके हैं। जो संघर्ष करने के लिए जो जोश, जज्बा, जुनून होना चाहिए अब उनमें नहीं बची है। उनको अब आराम करने का समय है, क्योंकि नौकरी से रिटायर होने का तो उम्र निर्धारित है, राजनीति से रिटायर होने का कोई उम्र निर्धारित तो है नहीं। तो इसमें मतदाताओं को ही रिटायर करना पड़ता है। इस सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तमाम मतदाताओं ने ये निर्णय ले लिया है कि इस बार जो निवर्तमान विधान पार्षद हैं उनको रिटायर करा देना है। और मेरे पक्ष में पांचों जिला में चाहे नियोजित शिक्षक हों चाहे वित्तरहित शिक्षक हों पूरी तरह से गोलबंद हैं, और तमाम जो उम्मीदवार हैं विपक्ष में सबका जमानत जब्त होने की स्थिति है। ठीक है, चलिए मानते हैं अगर आप जीत जाते हैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में तो आप किस मुद्दों को उठाएंगे सदन में? जिन मुद्दे शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वित्तरहित शिक्षक हो, चाहे नियोजित शिक्षक हों, चाहे मदरसा वाले हों या संस्कृत वाले हों या विश्वविद्यालय के शिक्षक हों, इनके मुद्दे पर मैं लगातार संघर्षरत रहा हूं। जिन मुद्दों को मैं सरकार के संज्ञान में लाता रहा हूं, 5 दर्जन पत्र लिखा हूं, तो मेरा तो एजेंडा पहले से क्लियर है कि जैसे जो नियोजित शिक्षक हैं उनका वेतनमान का मुद्दा है। मैंने पहले भी कहा कि वेतनमान और पुराना सेवा शर्त का मुद्दा है। और जो दूर दूर के शिक्षक हैं अंतर जिला स्थानांतरण का मुद्दा है, राज्य कर्मी का दर्जा देने का मुद्दा है, पंचायती राज से उनको अलग करने का मुद्दा है, और जो वित्तरहित शिक्षक हैं उनका अनुदान के बदले वेतनमान देने का मुद्दा है, और उनका सरकारीकरण कर लिया जाए, जो उनका टेक ओवर अब हो जाए इस प्रकार से कि भाई जब 5-5 साल 10-10 साल से अनुदान बकाया है, इसका मतलब है कि अनुदान की नीति फेल हो गई है, प्रत्येक वर्ष मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो मेरा इस जितना भी मैंने पत्र लिखा है उसका लबो-लबाब यही है कि नियोजित शिक्षकों को वेतनमान और पुराना सेवा शर्त, और जो वित्तरहित शिक्षक हैं उनको अनुदान के बदले वेतनमान, और विश्वविद्यालय स्तर पर भी जो नई नियुक्ति होने वाली है उसमें बिहार के जो नौजवान हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। समझ गए? ये अभी जो पिछले जो लेक्चर की बहाली हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें 80% से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर दूसरे राज्य के आ गए। अब बिहार के जो लड़के हैं जो नेट करके JRF करके PhD करके बैठे हुए हैं वो बैठले रह गए। सरकार ने उसका अंक पर कर दिया, मार्क्स पर कर दिया। अब जो BHU में है सामान्य लड़कों को भी 75% 80% मार्क्स आता है, और बिहार के विश्वविद्यालयों में तो 55%, 60%, 65% अंक आते हैं। तो यहाँ के बच्चे जो हैं जो नेट PhD हैं, इंटेलिजेंट थे, योग्य थे, उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं हुआ। तो इस मुद्दे पर भी मैंने सरकार को लिखा है। एक और मुद्दा अहम है सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का, JP यूनिवर्सिटी की हम बात कर लेते हैं। JP यूनिवर्सिटी हमेशा से बच्चों के साथ में इस तरीके का व्यवहार करता है कि उसका सेशन हमेशा लेट हो जाता है। जहां 3 साल ग्रेजुएशन होना चाहिए 5 साल हो जाता है। तो क्या इस मुद्दे को आप सदन में उठाएंगे? क्या अगर आप जीत जाते हैं तो बदलाव होगी? JP विश्वविद्यालय की ही केवल बात नहीं है, बिहार के तमाम विश्वविद्यालय एक ऐसे कारखाना में परिणत हो गए हैं जिसकी चिमनी से लगातार भ्रष्टाचार का धुआं निकलता है। विश्वविद्यालय में केवल डिग्री बांटने का काम हो रहा है, लूट खसोट का अड्डा बना हुआ है। एक कुलपति आए थे 2013-14 के आसपास में, द्विजेंद्र गुप्ता नाम था। उन्होंने 5 करोड़ की बिना टेंडर के उत्तर पुस्तिकाएं खरीद ली। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव होने के नाते मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय को इसकी शिकायत की। निगरानी जांच का आदेश हुआ और उन पर FIR दर्ज हुआ। बदले में मेरा PG डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस से BPS को आज भोरे 2 बार ट्रांसफ़र किया। हाई कोर्ट से मैं लड़ करके स्टे करवाया। समझ गए? पूरे 13 महीना तक हमारा वेतन बंद रखा मैं, लेकिन उस आदमी को मैंने लड़ करके और स्टूडेंट के दम पे लड़ करके उस आदमी को मैंने भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त कराया। इस बिहार में ये पहला वाकया है कि कोई सर्विंग वाइस चांसलर भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त हुआ हो। तो लड़ने भिड़ने की, संघर्ष करने की मेरी पुरानी रवायत रही है, पुरानी आदत रही है। मैं लगातार संघर्ष करता रहा हूँ, कोई नया नहीं हूँ कि नया नया फील्ड में उतर गया हूँ चुनाव लड़ने के लिए। विगत कई साल से विश्वविद्यालय स्तर पर, इसीलिए मेरी संघर्षशीलता को देखते हुए ही मैं विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का भी संरक्षक हूँ। इस JP विश्वविद्यालय में 11 एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज हैं, उनके संगठन का भी मैं संरक्षक हूं। और हमारा एक NGO चलता है बिहार शिक्षा मंच, जिसमें प्राइमरी से लेकर के PG तक के टीचर जुड़े हुए हैं। तो इन तमाम, चाहे वो विश्वविद्यालय के शिक्षक हों, हाई स्कूल के शिक्षक हों, वित्तरहित शिक्षक हों, संस्कृत शिक्षक हों, या इवन जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, शोधार्थी हैं विश्वविद्यालय में, उनकी समस्याओं को लेकर भी मैं लगातार संघर्ष करता रहता हूं। इसीलिए कोई भी जो कुलपति आते हैं
उनसे हमारी पट्टी नहीं बैठती है। काहे मैं बेबाक बोलता हूँ, सही बात बोलता हूँ। तो मैं तो लगातार विश्वविद्यालय स्तर पर भी कि विश्वविद्यालय में भी सुधार हो, उसकी कार्य प्रणाली में जो लाल फीताशाही है, छात्रों के साथ जो अन्याय होता है, लेट लतीफ़ी है, समय से उसकी परीक्षा हो, समय से रिजल्ट हो, इन सब मुद्दों पे मैं लगातार संघर्ष करता रहता हूँ। इसलिए विश्वविद्यालय के बारे में तुम पहले से ही सब जानता ही हूँ, और हाई स्कूल के बारे में और जहाँ बैठे आप हैं विद्यालय में, इन सब के बारे में भी पिछले 3-4-5 साल से मैं लगातार इन लोगों के मुद्दे को उठाता रहा हूँ, और इनके मुद्दों पर भी मैं पूरी तरह से गंभीरता से काम करता रहा हूँ। और तमाम शिक्षकों इसीलिए तमाम शिक्षक मेरे पक्ष में गोलबंद हैं। ठीक है, अंत में जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे आप शिक्षकों से? जिस भी विद्यालय में मैं पहले भी गया हूँ, बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं और 50,000 से ज़्यादा वित्त रहित शिक्षक हैं। इन शिक्षकों ने अपने हकूक़ के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए लगातार आंदोलन किया है। 2015 में, 17 में, अभी 20 में 2.5 महीने आंदोलन हुआ। सरकार लगातार इनके आंदोलनों को अनसुनी करती रही है, इनकी मांगों को नज़रअंदाज करती रही है। इसकी वजह साफ है। सरकार को यह मालूम है कि शिक्षक भले खूब पढ़े लिखे हों, MA हो, PhD हो, M.Ed हो, डिलीट हो, नेट हो, लेकिन अल्टीमेटली काउ बेल्ट में जब चुनाव का समय आता है तो शिक्षक सामाजिक पहचान और राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर बंट जाते हैं। इसीलिए सरकार शिक्षकों की आवाज़ को अनसुनी करती है। मेरा शिक्षकों से निवेदन है कि शिक्षक कोई जाति नहीं है, ये एक जमात है। आप राष्ट्र निर्माता हैं, बच्चों के भविष्य को संवारने वाले हैं। इसलिए आप एकजुट होकर के सामाजिक पहचान और राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके अपने हकूक़ के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए एकजुट होकर के संघर्ष करिए। और शिक्षकों को आज तक जो कुछ भी हासिल हुआ है वो संघर्ष से ही मिला है, और आगे भी संघर्ष से ही मिलेगा। और मैं संघर्ष के लिए समर्पित आदमी हूँ, मैं बिकने वाला, झुकने वाला आदमी नहीं हूँ। और जहाँ भी शिक्षक अगर मौका हमको दिए तो सड़क से सदन तक मैं लगातार उनके मुद्दों को जिलाए रखूँगा, लगातार संघर्ष करूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर शिक्षकों ने मुझे नेतृत्व करने का मौका दिया तो उनकी तमाम समस्याओं का निदान होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत कुमार। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।